Hi friends, welcome to the exam club. So here we are with our next video on retail banking. Retail banking के मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। पार्ट 1 में हमने बेसिकली रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एडवांटेजेस और कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किया है। अब हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में हम रिटेल बैंकिंग को बिजनेस मॉडल के नज़र से समझेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विथ आवर पार्ट 2 वीडियो। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए, रिटेल बैंकिंग और बिजनेस मॉडल, तीन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक केपगेमिनी, एक आईएनजी, एक यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन एफमा, यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन एफमा। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे थे। अब ये वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए इन्होंने पूरा ग्लोबल रिटेल बैंकिंग मार्केट को पढ़ा और समझा और वहीं से अपना इंसाइट्स दिया, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया फिनेंशियल सर्विस कम्युनिटी को थ्रू वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट। तो बेसिकली तीन ऑर्गेनाइजेशन थे, केपगेमिनी, आईएनजी और यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन एफमा। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिटेल बैंकिंग मार्केट पर स्टडी किया और ग्लोबल रिटेल बैंकिंग मार्केट पर स्टडी करने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड किए फिनेंशियल सर्विसेज कम्युनिटी को। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने मेंशन किए उनके बनाए हुए वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट में। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद है बेसिकली जब ये स्टडी किया गया, ये स्टडी 2006 में किया गया और ये स्टडी में 142 बैंक्स कवर किए गए 20 कंट्रीज़ के। और वो 20 कंट्रीज़ के जो 142 बैंक्स थे वो बेसिकली यूरोप के यूरोजोन और यूरोप के नॉन यूरोजोन के थे। ठीक है, यूरोप के यूरोजोन के कौन कौन से कंट्री को इंक्लूड किया गया? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नेदरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन। और नॉन यूरोजोन के सेज़ रिपब्लिक, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका को भी इंक्लूड किया गया और एशिया पैसिफिक को भी इंक्लूड किया गया। एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूएस। तो इन सब यूरोप यूरोजोन, यूरोप नॉन यूरोजोन और नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक, इन सब के मिलाकर 20 कंट्रीज़ के 142 बैंक्स पर ये स्टडी कंडक्ट किया गया। राइट फ्रेंड्स, अच्छा, बेसिकली ये स्टडी कंडक्ट क्यों किया गया ना, इस स्टडी कंडक्ट के पीछे का मेन रीज़न था कि ये जो तीन हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, केपगेमिनी, आईएनजी और एफमा, ये तीनों बताना चाहते थे बैंकिंग सर्विसेज के प्राइसिंग पैटर्न को लेकर और डिलीवरी चैनल्स को लेकर। तो इसीलिए इन्होंने 2006 में 20 कंट्रीज़ के 142 बैंक्स पर ये सर्वे किया। राइट फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे कि प्राइसेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पर इन्होंने क्या फाइंडिंग्स किया। तो जब इन्होंने प्राइसेस ऑफ बैंकिंग सर्विस किया तो इन्होंने देखा कि जो एवरेज प्राइस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज है ये 3% बढ़ा है। ओके,
However, this trend had marked differences between zones. तो ये जो बढ़ा है एवरेज प्राइस बैंकिंग सर्विस का 3%, लेकिन जब हम दूसरे दूसरे जोन्स के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए हम यूरोप के यूरो जोन और यूरोप के नॉन यूरो जोन को कंपेयर करें, तो दोनों ही जगह एकदम से अलग अलग ट्रेंड है हमारा एवरेज प्राइस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज का। ठीक है, अब ये ट्रेंड बेसिकली क्यों है? ये ट्रेंड है क्योंकि दिस ट्रेंड इज कंटिन्यूस। ये क्यों है? इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल इनिशिएटिव्स सच एज सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। तो कुछ सेक्टर में एक पूरी तरह से सेंट्रल इनिशिएटिव ली गई सिंगल यूरो पेमेंट एरिया की। सिंगल यूरो पेमेंट एरिया की जो इनिशिएटिव है वो लेने के पीछे मेन रीज़न था कि कंपटीशन हो, प्राइस ट्रांसपेरेंसी हो और होमोजेनिटी हो, जिससे रेवेन्यू स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो। राइट फ्रेंड्स, तो जब सिंगल यूरो पेमेंट एरिया का सेंट्रल इनिशिएटिव लिया गया तो सारे जोन्स ने इसे नहीं माना। इसी वजह से जिस जोन्स ने माना इसे और जिस जोन्स ने नहीं माना इसे, वहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज के प्राइसेस में डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्राइसिंग इंडिसेस था वो 3 पैटर्न पे डिवाइडेड था। ठीक है, वो 3 पैटर्न क्या क्या है? लेस एक्टिव, एक्टिव एंड वेरी एक्टिव यूज़र्स। जब हम बैंकिंग सर्विस का बात करते हैं तो हम कैटेगोरिकली डिवाइड कर सकते हैं लेस एक्टिव यूज़र्स को, एक्टिव यूज़र्स को और वेरी एक्टिव यूज़र्स को। और जहाँ पर लेस एक्टिव यूज़र्स में खर्च कम आता है, वेरी एक्टिव यूज़र्स में बैंकिंग सर्विसेज का खर्च ज़्यादा आता है। तो इस वजह से भी बैंकिंग सर्विसेज के प्राइस में डिफरेंस था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है यूसेज पैटर्न फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन कंट्रीज लीडिंग टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल प्राइसेस। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर डिफरेंट जोन में प्राइसेस डिफरेंट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल इनिशिएटिव नेम्ड सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। और इसी वजह से ग्लोबल और लोकल प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंसेस थे। एक गिवन रीजन में प्राइस वैरीड अकॉर्डिंग टू यूसेज पैटर्न, जहाँ पर कि एक एक वेरी एक्टिव पर्सन 1 रुपीज़ देता था तो वहाँ पर लेस एक्टिव यूज़र्स को फिर से एक्टिव बनाने के लिए 4.6 रुपीज़ खर्च करना पड़ता था। लास्ट पॉइंट है बैंकिंग सर्विसेज फॉलो द स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैटर्न इन विच प्राइसेस डिक्लाइन विथ मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में पहले बूम होता है, फिर प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर पहुंचता है और मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन करना शुरू करता है। राइट, तो वो सेम पैटर्न हमारे बैंकिंग सर्विसेज में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली हमने जब बैंकिंग सर्विस के प्राइसेस के बारे में पता किया तो हमें पता चला एवरेज प्राइस ऑफ बैंकिंग सर्विस 3% बढ़ा। ये ट्रेंड जो था ये डिफरेंट था अलग अलग जोन्स में। रीज़न था सेंट्रल इनिशिएटिव नेम्ड सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। प्राइसिंग इंडिसेस भी डिफरेंट था, लेस एक्टिव यूजर्स और वेरी एक्टिव यूजर्स में। ठीक है,
उसके बाद था ये जो सब दो पॉइंट्स थे उनके वजह से ग्लोबल और लोकल प्राइसेस में डिफरेंस आ रहे थे, और बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो कर रहा था कि जब प्राइस डिक्लाइन करने शुरू करते थे जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर पहुंच जाता था। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो केपगिमिनी, आईएनजी और एफमा ने जब वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट बनाया तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बातों पर डिटेल में हमें समझाया। एक था प्राइस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा है डिलीवरी चैनल स्ट्रेटजीज। तो अब डिलीवरी चैनल स्ट्रेटजीज क्या है उसे देखते हैं। एमर्जेंस ऑफ न्यू रिमोट चैनल। एमर्जेंस ऑफ न्यू रिमोट चैनल्स यानी क्या? अलग अलग तरह के चैनल्स आए जिसके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर पा रहे थे। मल्टी चैनल चैलेंजेस, जहाँ पर पहले के टाइम में क्या था, सारा बैंकिंग सर्विसेज बैंक के ब्रांचेस के थ्रू दिया जाता था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे चैनल आए, और जब बहुत सारे चैनल आए तो मल्टी चैनल चैलेंजेस भी आए बैंक के लिए। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रेडिशनल रिटेल बैंक इंक्लूड डायरेक्ट सेल्स एंड सर्विस इनटू द चैनल स्ट्रेटजीज। अब जो ट्रेडिशनल वाले रिटेल बैंक थे उन्होंने सेल्स और सर्विस को भी अपने चैनल के स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना शुरू किया ताकि बिजनेस ग्रो कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेटिव चैनल्स टू कीप अप विथ मार्केट डेवलपमेंट्स एंड कस्टमर डिमांड। तो इन्वेस्ट करना ऑल्टरनेटिव चैनल में ताकि मार्केट डेवलपमेंट और कस्टमर डिमांड से कीप अप कर सकें। दो एस्पेक्ट थे मल्टी चैनल मैनेजमेंट में। दो एस्पेक्ट क्या थे मल्टी चैनल मैनेजमेंट में? पहला तो तुम रिमोट चैनल और ब्रांचेस को रिपोजिशन करो ताकि कस्टमर्स के लिए अच्छे वैल्यूज़ क्रिएट हो सकें। सेकंड, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाओ और कंपटीशन में खुद को अलग जगह पोजीशन करो। साथ में मल्टी चैनल मॉडल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो बेसिकली डिलीवरी चैनल स्ट्रेटजीज का हमारा क्या हमें फाइंडिंग्स मिला? तो देखिए, जब बैंकिंग सर्विस स्टार्ट हुआ तो ब्रांचेस में सारे सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन जल्दी ही फिर नए रिमोट चैनल्स आए, डिफरेंट चैनल्स आए जिसके थ्रू भी लोग बैंकिंग सर्विसेज अवेल करने लगे। फिर मल्टी चैनल चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैनल को एक साथ स्मूथली चलाने का चैलेंज आया। फिर ट्रेडिशनल रिटेल बैंक सेल्स और सर्विस को अपने चैनल स्ट्रेटजीज में इंक्लूड करने लगे। बैंक्स ऑल्टरनेटिव चैनल्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने लगे। मल्टी चैनल मैनेजमेंट का दो एस्पेक्ट था, दो एस्पेक्ट को अगर सही रखेंगे तब मल्टी चैनल मैनेजमेंट कर पाना इजी होता। पहला एस्पेक्ट था कि रिमोट चैनल्स और रीपोजिशन करें ब्रांचेस को ताकि कस्टमर सेगमेंट के लिए बहुत ही वैल्यू मिल सके, कस्टमर को ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स के तरह बैंक मैनेज कर सके। दूसरा पॉइंट था कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना और खुद को कंपटीशन में डिफ्रेंशिएट करना, और मल्टी चैनल मॉडल का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करना। राइट फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी बाय केपगिमिनी। तो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या था? सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आप किस चैनल के थ्रू क्या सेल कर रहे हो, ये एक फैक्ट था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था चैनल स्ट्रेटजीज के टाइम। अगर आप चैनल को स्ट्रेटजाइज कर रहे हो तो आप
कहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस चैनल में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है, देर इज अ रैपिड माइग्रेशन ऑफ सेल्स. सेल्स में एक रैपिड माइग्रेशन हुआ फ्रॉम द डायरेक्ट चैनल्स टू रिमोट चैनल्स. ठीक है. उसके बाद है, लोग ब्रांचेस में डायरेक्टली जाके खरीदने के जगह वर्चुअल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर भी प्रेफरेंस देने लगे खरीदने का कोई भी प्रोडक्ट. फिर है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस अमंग चैनल्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन चैनल स्ट्रैटेजी. सेल्स को जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट चैनल्स में सोच समझ कर, उसी तरह सर्विसेज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा डिफरेंट चैनल्स में, जहाँ लोगों को इजीली वो सर्विसेज को अवेल कर सकें. फिर है, रिमोट चैनल्स हैव रिकॉर्डेड हायर ग्रोथ ओवर डायरेक्ट चैनल. रिमोट चैनल्स हायर ग्रोथ पाया ओवर डायरेक्ट चैनल्स. आप डायरेक्ट ब्रांच विजिट करके काम करोगे, काफ़ी टाइम आपका लॉस होगा. उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली वर्चुअल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर कोई काम कर देते हो तो वहाँ पे आपका ग्रोथ काफ़ी इजीली होता है. अमंग द रिमोट चैनल्स, दो एटीएम्स वेर द अर्ली लीडर. रिमोट चैनल्स का जब बात करेंगे तो सबसे पहले आया था एटीएम. तो एटीएम वॉज द अर्ली लीडर, बट द इंटरनेट वॉज emerging stronger. Internet banking was emerging stronger. The rise in usage of remote channels will result in advisory role for branches in selling, and staff will be trained as advisors to handle the customers across multiple channels and their business enquiries. तो जब रिमोट चैनल्स के यूजेज में बढ़त हुआ, जब लोग रिमोट चैनल्स के ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, रिमोट चैनल्स यानी एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, राइट. तो जब रिमोट चैनल्स के यूजेज में बढ़त हुआ तो ब्रांचेस एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करना शुरू किए, जिसमें वो कस्टमर को एडवाइस करते थे कि कैसे वो मल्टीपल चैनल के प्लेटफॉर्म पर अपना सारा सेल और सर्विस अवेल कर सकें, राइट फ्रेंड्स. तो ये था इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ कैपजेमिनी. होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप सब कुछ समझ पाए हो. फ्रेंड्स, please keep loving and supporting us. We need your love, support, care to boom and grow. So friends, remember, this is the exam club. Never give up. We can and we will. Just believe that. Thank you for watching, friends. Thank you, friends.